हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप अपने देश की राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं या इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं या अपने देश की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है समानता। समानता क्या होता है? हमने 6th क्लास में जो लेसन पढ़ा था लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व, उसमें पढ़ा था कि संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं और उसमें समानता फर्स्ट मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये भी हमने 6ठी क्लास में पढ़ा था। लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों में हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रवादी नेता थे या जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने भारत को आजाद होने से पहले भारत के लोगों की स्थिति को जांचा था कि किस तरह से जो ऊंचे लोग होते हैं, बड़ी जाति के लोग होते हैं, वे छोटे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, भेदभाव का व्यवहार करते हैं। और जो शक्तिशाली लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं, वो शक्तिहीन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवादी नेताओं ने संविधान बनाने में इस बात पर विशेष जोर दिया कि देश की प्रत्येक वस्तु पर देश के सभी नागरिकों का अधिकार होना चाहिए और इसलिए उन्होंने पहला अधिकार समानता का अधिकार बनाया। संविधान में ये बताया गया कि हमारे देश में कानून का शासन है, कि संविधान में जो कानून बनाए गए हैं वो कानून सभी लोगों के लिए अनिवार्य हैं, कि सभी लोगों को उन कानूनों का पालन करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति इन कानूनों का पालन नहीं करता, उल्लंघन करता है, तो उसे सजा देने का इंतजाम भी संविधान में किया गया है। और ये कहा गया है कि देश की प्रत्येक वस्तु पर सभी जाति, धर्म, भाषा के लोगों का अधिकार है। और जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो भी हम पढ़ी थी, कि जैसे संविधान के अंदर लोगों को अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन का अधिकार दिया गया है और इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इसलिए जो जीने के लिए आवश्यक चीजें होती हैं वो सभी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। तो इन सब बातों से हमें संविधान में समानता की झलक देखने को मिलती है। इन चित्रों के माध्यम से भी समानता का अधिकार दिखाने का प्रयास किया गया है कि लोकतंत्र सरकार में हम अपनी मर्जी के नेता को वोट देते हैं और वो हमारा प्रतिनिधि बन जाता है और सरकार का हिस्सा बन जाता है और सरकार के सामने हमारे समस्याओं को सुनाता है और सरकार उन समस्याओं पर कानून बनाती है और लागू करती है। तो इस तरह से हमारी समस्याओं का समाधान होता है और हमारा विकास होता है। इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भी संविधान में वर्णन किया गया है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल का हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये बात हम 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर से मैं बता रही हूँ कि जो भी व्यक्ति 18 साल का पूरा हो जाता है उसे चुनावों में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो इन चित्रों में यही दिखाया गया है। जो सबसे ऊपर लाइन लगी है, तो जब चुनाव होते हैं तो जो वयस्क मताधिकार वाला व्यक्ति होता है वो वोट देने के लिए जाता है चुनाव क्षेत्र पर। ये इसी चीज का उदाहरण दिखाया गया है। इसमें 2 औरतें हैं, सुजाता और कांता। वो गरीब तबके की औरतें हैं, जैसे घरों में काम करने वाली औरतें होती जो गरीबी रेखा में रहती हैं, वो भी वोट देने के लिए इस लाइन में खड़ी हैं। और इस लाइन में कुछ अमीर लोग भी खड़े हैं। उनको देखकर वो दोनों औरतें खुश होती हैं कि देखो हम अमीरों की लाइन में खड़ी हैं और जो अधिकार अमीरों को मिले हैं वो अधिकार हमें भी मिले हैं। तो इस लाइन में खड़े होकर वो अपने आप को अमीरों के समान समझती है और खुश होती है। और जब वोट डालने की बारी आती है तो कांता सोचती है कि वह उस व्यक्ति को वोट देगी जिसने उसके मोहल्ले में पाइप की लाइनें बिछाने का वायदा किया है। वो वोट देकर बाहर आ जाती हैं चुनाव क्षेत्र से। फिर दोनों आपस में बात करती हैं और एक दूसरे को बताती हैं कि मेरी गुड़िया बीमार हो गई है, उसे बुखार है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन पहले मैं अपने मालिक के घर में सफाई करके आऊंगी। तो जब वो वोट डालकर अपने घर पहुंचती है और अपनी गुड़िया को कुछ जो घर में दवाई पड़ी होती है उसको पिलाती है और बोलती है कि मैं अभी मालिक के घर में सफाई करके आती हूँ और फिर तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। इसके बाद वो अपनी मालिक के घर पहुंच जाती है सफाई करने के लिए और उससे
गुड़िया के इलाज के लिए कुछ पैसे मांगती है। तो जो उसकी मालकिन है वो उसे पैसे तो दे देती है, लेकिन उसे एक ताना मारती है कि तू पैसे मांगने की आदत मत बना। ये बात कांता को अच्छी नहीं लगती और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह मजबूर होती है। और जब वह गुड़िया को लेकर अस्पताल पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि उसे लाइन में लगना पड़ता है और लाइन में लगकर उसे अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। वह यह देखती है कि इस लाइन में कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं खड़ा है, जितने भी लोग खड़े हैं वो सब गरीब हैं, उसके जैसे हैं। अब उसके मन में समानता के अधिकार के बारे में शंका पैदा हो जाती है कि संविधान ने तो सभी लोगों को एक जैसे अधिकार दिए हैं, फिर गरीब लोगों को लाइन में क्यों खड़ा होना पड़ता है हॉस्पिटल में आकर। इस तरह कांता को एक लंबे समय तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है और वह थक जाती है। इसके अलावा उसे मालकिन के घर में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अपनी बेटी के इलाज के लिए उसे उधार में पैसे लेने पड़ते हैं और इन सब बातों के अलावा उसे अपने घर का काम भी करना पड़ता है। तो ये सब कार्य करते करते कांता बहुत बुरी तरह से थक जाती है और ना ही वो अपने काम पर 1 या 2 दिन की छुट्टी मार सकती है। इस तरह से हम भी समझ जाते हैं कि जो संविधान के अंदर कानून लिखे गए हैं वो कानून लिख तो दिए गए हैं, लेकिन उनका व्यवहार में अच्छी तरह से पालन नहीं होता है। समाज के अंदर फिर भी भेदभाव वाली स्थिति बनी रहती है और असमानता की स्थिति बनी रहती है। अन्य प्रकार की और भी समस्याएं हैं जिनमें असमानता देखने को मिलती है। तो जैसा कि हमने संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ा था, जिसके अनुसार सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया गया था, लेकिन कांता के उदाहरण को देखकर पता चलता है कि वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन में अमीर लोगों के लिए तो अच्छे प्रबंध कर दिए जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों को इस समस्या को झेलना पड़ता है। भारत के अंदर एक और असमानता जातिगत व्यवस्था में देखने को मिलती है। जैसा कि समाचार पत्रों में जो वैवाहिक विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो जाति के ऊपर ही आधारित होती है कि जिस जाति का लड़का है उसे उस जाति की ही लड़की से शादी करनी है, या जिस जाति की लड़की है उसे उस जाति के ही लड़के से शादी करनी है। ये व्यवस्था अभी भी समाज के अंदर खूब प्रचलित है और ये जातिगत व्यवस्था देश के पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी पाई जाती है। इसके अलावा आपने दलित शब्द तो पिछली क्लास में पढ़ा ही था, जिसका मतलब था दबा हुआ या कुचला हुआ, और इसकी एक कहानी भी आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी जो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी थी। और आज एक और कहानी हम पढ़ रहे हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, और ये एक सच्ची कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक लेखक था, उसने एक आत्मकथा वाली बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक उसकी अपनी आत्मकथा पर आधारित थी। इस पुस्तक का नाम जूठन था और इस पुस्तक में उसने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ता था तो उसके साथ जाति के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। बच्चे भी भेदभाव करते थे और उसके अध्यापक भी उसके साथ भेदभाव करते थे, क्योंकि वह वाल्मीकि जाति से संबंध रखता था। जब उसकी कक्षा के बच्चों को अध्यापक पढ़ा रहे होते थे तो वो अध्यापक उसको कक्षा से बाहर जाकर सफाई करने का काम कह देते थे कि जाओ तुम झाड़ू लगाओ, सफाई करो। इस तरह से झाड़ू लगाते हुए उसके शरीर पर, आंखों में, बालों पर काफी धूल मिट्टी जम जाती थी और आंखों में मिट्टी होने के कारण उसको बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर भी साफ दिखाई नहीं देते थे और उसकी दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज्यादा पिटाई की जाती थी। जब वो 4th कक्षा में पढ़ रहा था तो उसके प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल ने स्कूल के खेल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए उसे कह दिया। ये मैदान काफी लंबा चौड़ा था, जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि 4th कक्षा का एक छोटा बच्चा था और जब वह मैदान में झाड़ू लगा रहा था तो उसकी कक्षा के बाकी बच्चे कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। इस तरह से वो पूरा दिन मैदान में झाड़ू लगाता रहा, यहाँ तक उसे पानी पीने की भी छूट नहीं थी और कमरे में बैठे हुए बच्चे उसका तमाशा देख रहे थे। और इससे अगले 2 दिन तक भी ओम प्रकाश से मैदान में झाड़ू लगवाई गई। एक दिन जब वो मैदान में झाड़ू लगा रहा था तो उसके पिता वहाँ से गुजरे, यानी उस सड़क से जा रहे थे जहाँ पर उसका स्कूल था, और उसने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। उस स्कूल के अध्यापकों का बड़े साहस के साथ मुकाबला किया और उसने सभी अध्यापकों को चेतावनी दी कि मैं अब तो इस बच्चे को ले जा रहा हूँ, लेकिन ये इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा और इसके साथ और बच्चे भी आएंगे जो छोटी जाति के होंगे। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि ओम प्रकाश के पिता को गुस्सा क्यों आया जब उसने देखा कि स्कूल के अंदर जाति के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है
तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इस लेसन के अंदर एक और कहानी दी गई है जो श्रीमान और श्रीमती अंसारी की है। ये एक बड़े शहर के पढ़े लिखे लोगों की कहानी है कि अंसारी जाति को भी छोटी जाति का समझा जाता है और वो दोनों शहर के अंदर एक मकान किराए के लिए ढूंढ रहे हैं। तो शहर के अनेक लोग पहले तो उनको मकान किराए पर देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें उसकी जाति का पता चलता है तो बहाने बनाने लगते हैं। इस तरह से वो कहीं जगह पर मकान देखने के लिए गए और सभी जगह उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ। आखिर में एक प्रॉपर्टी डीलर ने उनको अपना नाम बदलने के लिए कहा कि वो अपने नाम के साथ अंसारी शब्द को हटा दें और उसके स्थान पर कुमार या कुमारी रख ले। अंसारी फैमिली ने अपना नाम बदलने से मना कर दिया और काफी मशक्कत के बाद 1 महीने के बाद उन्हें कहीं पर मकान किराए पर मिल जाता है। इस कहानी से भी हमें पता चलता है कि जो जातिगत भेदभाव है वह केवल गाँवों में ही नहीं होता बल्कि पढ़े लिखे शहरों में भी होता है जहाँ की जनता पढ़ी लिखी होती है। इन दोनों कहानियों से हम समझ जाते हैं कि कई बार लोगों के साथ भेदभाव इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भेदभाव करने वाले लोग होते हैं वो अपने धर्म, जाति, लिंग को ऊंचा मानते हैं, अपने आप को ऊंची श्रेणी का समझते हैं। तो जिन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। ऐसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को गुस्सा आया और उसने अध्यापकों का विरोध किया। इसी तरह जब अंसारी फैमिली को मकान किराए पर मिलने में दिक्कत आ रही थी, उसके साथ भेदभाव हो रहा था, तो उसे भी बहुत बुरा लग रहा था और उसके सम्मान को भी चोट पहुंच रही थी। इन दोनों कहानियों को पढ़कर हमें पता चलता है कि जो संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है वो समाज के अंदर उसका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। जब हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र में समानता तो इसका मतलब ये है कि जिस देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है वहाँ सभी लोगों को एक समान समझा जाता है। लोकतंत्र की विशेषता ही यह है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी नेताओं ने संविधान के अंदर समानता मौलिक अधिकारों के अंदर लिखा था और ये पहला अधिकार लोगों को दिया गया था। ये जो चित्र है ये एक फिल्म के दिखाए गए हैं और ये फिल्म 1975 में बनी थी जब देश आजाद हो चुका था। पहले चित्र में दिखाया गया है कि एक अफसर एक छोटे बच्चे से अपने जूते पॉलिश करवा रहा है और जब वह पॉलिश के पैसे देने लगता है तो पैसों को जमीन पर फेंक देता है। इन पैसों को उठाने से बच्चा मना कर देता है कि वह ये पैसे अपने काम की मेहनत के ले रहा है और ये पैसे उस आदमी को इज्जत के साथ देने चाहिए और बच्चा नीचे गिरे हुए पैसों को उठाने से मना करता है। तभी वह आदमी झुककर उन पैसों को उठाता है जो उसने फेंक दिए थे और उठाकर उस बच्चे के हाथ में पैसे देता है। इस कहानी से भी हम ये समझ जाते हैं कि एक बच्चे को भी इज्जत की जरूरत होती है, अगर हम उसका अपमान करें तो उसे भी गुस्सा आता है। भारत आजाद होने से पहले जो अंग्रेज अधिकारी हम भारतवासियों से इतना भेदभाव करते थे, उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए 1857 में जो आंदोलन हुआ था वो तो आप जानते ही हैं कि देश के सभी जातियों के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने और बूढ़ों ने मिलकर अंग्रेजों की इस नीति का कितना विरोध किया था और उसके फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ था। जिन्होंने संविधान बनाया था वो इस बात को अच्छी तरह महसूस करते थे कि सभी लोगों को समानता का अधिकार चाहिए और सभी लोगों को सम्मान और इज्जत चाहिए, कि कोई किसी के साथ अपमान करे तो कोई भी सहन नहीं करेगा। इसलिए संविधान में पहला अधिकार समानता का अधिकार दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे समानता के अधिकार में कौन कौन सी बातें आती है। बात ये है कि सभी लोग इस कानून की दृष्टि में समान हैं, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है या देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। कानून की नजर में सभी लोग एक समान हैं। सभी के लिए एक जैसे कानून बनाए गए हैं और सभी को उन कानूनों का पालन करना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तीसरा, सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि देश के किसी भी स्थान पर वो रह सकते हैं जहां पर भी उनका मन करे और सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, जैसे पार्क, सिनेमा, होटल, दुकान, मकान। ये सब चीजें सभी के लिए एक बराबर हैं। यहाँ पर किसी को जाति के आधार पर हटाया नहीं जा सकता।
चौथी बात यह है कि किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे पहले किसी को अछूत समझ लेते थे और उसको समाज से बाहर निकाल देते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए कानून बना दिया गया है। जो कोई ऐसा करेगा दंडनीय अपराध माना जाएगा। और संविधान ने ये जो कानून बनाया है इसे दो तरह से लागू किया गया है। पहला तो ये कि सभी लोगों को इसका जरूर पालन करना है। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसे को सजा देने का प्रावधान भी सरकार ने किया है। इसके लिए सरकार अलग अलग स्थानों पर जाकर छापामारी भी करती है। दूसरा तरीका है सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई और कार्यक्रमों को लागू किया और इनका पालन किया। हमारे देश के अंदर ऐसे समुदाय बहुत हैं जिनके साथ सैकड़ों सालों से असमानता हो रही है या भेदभाव हो रहा है। ऊंची जाति के लोग उनको तंग करते हैं और उन्हें अपने समाज से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे समुदायों के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई हैं। कई बार उन्हें रहने के लिए मुफ्त में घर भी दिया जाता है और उनके बच्चों के शिक्षा के लिए स्कूल आदि की स्थापना की गई जहां पर उनके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। इस तरह से सरकार कुछ समुदायों के लिए विशेष योजनाएं बनाती है और उनको लागू करती है ताकि ऐसे समुदाय जो काफी समय से दबे हुए हैं या लोगों द्वारा दबाए गए हैं उनका विकास हो सके। स्कूलों के अंदर मिड डे मील भी इसी तरह की व्यवस्था है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं तो उन्हें अच्छा भोजन मिल सके, इसलिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। पहले ये व्यवस्था प्राथमिक स्कूल तक थी। ये सबसे पहले ये व्यवस्था तमिलनाडु राज्य में लागू हुई। 2001 में उच्च न्यायालय ने सभी राज्यों में लागू करने के आदेश दे दिए। इस योजना के अच्छे परिणाम देखने को मिले। सबसे पहला तो गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ने के लिए स्कूल में आने लगे। दूसरा, स्कूल में ताजा भोजन खाने से उन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, क्योंकि ये बच्चे गरीब तबके के होते थे और इनके माता पिता के पास अच्छी आमदनी के साधन भी नहीं थे, इसलिए इन बच्चों का स्वास्थ्य बहुत खराब था। लेकिन मिड डे मील से बहुत सुधार आया है और अब मिड डे मील की व्यवस्था मिडिल स्कूल तक कर दी गई है। भविष्य में 12वीं कक्षा तक मिड डे मील की व्यवस्था करने के कानून बनाए जा रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सरकार कुछ विशेष योजनाओं को बनाकर पिछड़े हुए समुदायों का विकास करने की योजना बनाती है। जब हम पिछड़े हुए समुदायों की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर उनमें से एक उदाहरण है। इसके बारे में हमने छठी कक्षा में भी पढ़ा था कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि सभी व्यक्तियों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार तो हमें संविधान के अनुच्छेद 21 से ही मिला है। इस तरह हम लेसन को पढ़कर समझ जाते हैं कि कानून बनने के बाद भी समाज में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और आज भी हो रहा है और ये भेदभाव कानून के बिल्कुल विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है और इसके लिए छोटे समुदाय के लोग लगातार संघर्ष करते हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए। अब हम बात करेंगे अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे क्या है। अगर हम ये सोचे कि क्या हमारे देश में ही ऐसा हो रहा है कि कानून में तो समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन समाज में लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये असमानता का व्यवहार सभी देशों में देखने को मिलता है। सभी देशों में छोटे समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें मुख्य समाज से बाहर भी निकाल दिया जाता है। उनके लिए अलग बस्तियां बना दी जाती हैं जहां पर वे रहते हैं और उन बस्तियों में जीने के सभी संसाधन भी नहीं होते हैं, जैसे पीने के लिए साफ पानी, साफ हवा और अच्छी जमीन। ये चीजें सभी व्यक्ति को चाहिए जीने के लिए, लेकिन इनकी बस्तियों में इन चीजों की कमी रहती है, इस कारण इन समुदायों का विकास नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं जिनके पूर्वज अफ्रीका से लाए गए थे और वो गुलाम बनाकर लाए गए थे, उनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। 1950 में इन समुदायों ने समानता का अधिकार पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिए, आंदोलन शुरू कर दिए और वो ये चाहते थे कि उन्हें भी समाज के बाकी लोगों की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि उन्हें बस के अंदर पीछे बैठना पड़ता था और अगर कोई गोरा आदमी बस के अंदर चढ़ जाता था तो उसे
उसके लिए अपनी सीट खाली करनी पड़ती थी। इसका उदाहरण रोजा पार्क्स महिला का है। ये अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को वो सारा दिन काम करने के बाद बस में बैठी हुई यात्रा कर रही है। क्योंकि उसने सारा दिन काम किया था इसलिए वह बहुत थकी हुई है और बस में अपनी सीट पर बैठी है। जब गोरा व्यक्ति बस में चढ़ता है तो उसने अपनी सीट पर उठने से मना कर दिया और उसी दिन से अफ्रीकन अमेरिकी समुदाय के लोगों ने असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन। आखिरकार 1964 में ये कानून बन जाता है कि किसी के साथ भी नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और इसके लिए सभी स्कूलों में इस समुदाय के लोग बच्चे भी पढ़ सकेंगे। इस समुदाय के बच्चों को अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। 1964 में अमेरिका में ये कानून बन तो गया था लेकिन समाज के अंदर फिर भी भेदभाव होता रहा। इस समुदाय के लोग फिर भी गरीब ही रहे और इस समुदाय के जो बच्चे होते थे वो फिर भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे जहाँ पर कम सुविधाएं होती थी और जहाँ के अध्यापक भी कम योग्यता वाले होते थे। जबकि गोरे लोगों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे क्योंकि उन स्कूलों में अच्छी सुविधाएं होती थी और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होता था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 में तो यह भी कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक लगा सकते। वो सार्वजनिक स्थानों में जा सकते हैं, चाहे होटल हैं, दुकानें हैं, पार्क हैं या सिनेमा हैं या फिर मनोरंजन के स्थान है। उन्हें सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं या जिला सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें, सार्वजनिक समागम। ऐसे स्थानों पर भी इनको जाने का पूरा अधिकार है। इस तरह हम देखते हैं इस पाठ को पढ़कर कि लोगों को सम्मान देने के लिए और उनको समान अधिकार देने के लिए संविधान के अंदर कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं और सरकार के द्वारा उनको लागू भी किया गया है और उनका पालन भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें समाज के अंदर भेदभाव देखने को मिलता है और ये भेदभाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि सरकार लोकतंत्र को सफल करने के लिए नए नए कानून बनाती है और लागू करती है और समाज के अंदर जो पिछड़े हुए समुदाय होते हैं वो भी अपने अधिकार को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं, सरकार को अपनी समस्याएं सुनाते रहते हैं। लेकिन देश के अंदर जो ऊंची जाति के लोग हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं वो इन लोगों को अपने जैसा नहीं समझते और इनके साथ भेदभाव करते ही रहते हैं। ये भेदभाव और असमानता हमारे देश में लोकतंत्र को सफल बनाने में एक बहुत बड़ी चुनौती है जो हमारे देश के विकास में भी रुकावट बनती है। यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको लेसन समझ आ जाए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आपने पहले ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपने सिलेबस के सारी वीडियो मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।